मैं सुधीर कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज का टॉपिक है पेरिस पीस सेटलमेंट, ए क्रिटिकल स्टडी। आज अंतिम और तृतीय लेसन के तहत हम बात करेंगे कि क्या पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत हुए पीस ट्रीटीज न्यायपूर्ण थे या नहीं, या कि क्या द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का बीजारोपण इन संधियों के साथ ही हो गया था। चर्चा को आगे अगर बढ़ाएं तो प्रथमतया हम पाते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन में की गई संधियों आरोपित संधियां थी, अतः विक्टिम राष्ट्र नैतिक रूप से इसे मानने के लिए बाध्य नहीं थे। कालांतर में हम पाते हैं कि संधियों में निहित क्लॉजेज एक एक कर विक्टिम राष्ट्र के द्वारा तोड़े गए। जैसे तुर्की के साथ हुए सब्र संधि जो 1920 में संभव हो पाया था, को 1923 में ही लुसाने की संधि के तहत रिवाइज करना पड़ा था और उसे ईस्टर्न थ्रेस, कॉन्स्टेंटिनोपल सहित देना पड़ा था। साथ ही जो सब्र की संधि के तहत मैंडेट सिस्टम के थ्रू फ्रांस को सीरिया और इंग्लैंड को फिलिस्तीन, इराक और जॉर्डन दिया गया, यह भविष्य का प्रॉब्लम ही सिद्ध हुआ। इसने पैन अरब नेशनलिज्म को जन्म दिया, जिसकी परिणति अंततः फिलिस्तीन संकट और इजराइल का स्वतंत्र राष्ट्र बनने में हुआ। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में वर्साई की संधि का विरोध शुरू से ही दिखा। विल्सन के 14 सूत्री फार्मूले में निहित पॉइंट 4 में ऑलराउंड रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट की बात की गई थी। इसी क्लॉज को कोट करके जर्मनी कालांतर में वर्साई संधि में लिखित डिसआर्मामेंट क्लॉज का लगातार उल्लंघन करता रहा। हम रिपेरेशन क्लॉज की बात करें तो रिपेरेशन क्लॉज के तहत हर्जाना की राशि जर्मनी के संदर्भ में 6600 मिलियन पाउंड निर्धारित की गई थी, जो अमाउंट देना संभव ही नहीं था। जब जर्मनी डिफॉल्टर साबित होने लगा और परिणाम स्वरूप विजेता राष्ट्र को लिए गए युद्ध कर्ज को अमेरिका को चुकाने में जब दिक्कत होने लगी, तो इस अशांति के वातावरण में अंततः 1929 में यंग प्लान के तहत इस अमाउंट को घटाकर 2000 मिलियन पाउंड करना पड़ा। वस्तुतः जर्मनी टेम्पोरली कमजोर हुआ था वर्साई संधि के द्वारा। बहुत जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खोए हुए शक्ति और प्रतिष्ठा को रिस्टोर करने में प्रतिबद्ध होते हम जर्मनी को देखते हैं। फलस्वरूप यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ने लगा। हम इस तरह अगर हम अपने द्वितीय मेन पॉइंट्स की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन के बाद विश्व शक्तियां दो खेमों में बटी दिखती है। एक पक्ष जो पेरिस पीस सेटलमेंट को रिवाइज करने में आमदा थी, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हमने की। दूसरा पक्ष जो इन संधियों को बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन इन संधियों को लागू करने में कमिटमेंट का घोर अभाव दिख रहा था। जैसे अमेरिका के संदर्भ में यदि लें तो विल्सन के कार्यों का अमेरिकी सीनेट ने अनुमोदन ही नहीं किया और अमेरिका लीग ऑफ नेशंस का सदस्य नहीं बना। यह पेरिस पीस सेटलमेंट के लिए बड़ा झटका था। इंग्लैंड की बात करें तो पेरिस पीस शांति सम्मेलन के बाद इंग्लैंड में धारणा हुई कि ये संधियां फ्रांस के फेवर में हुई और जर्मनी कुछ ज्यादा ही कमजोर हुआ इन संधियों के कारण, और इस तरह से बैलेंस ऑफ पावर फ्रांस के पक्ष में गया। इन कॉन्टेक्स्ट में ही इंग्लैंड बाद के दिनों में पूरे संधि के शर्तों को मनवाने में अपनी प्रतिबद्धता
नहीं दिखा पाई और फ्रांस की सुरक्षा के लिए दिए गए एंग्लो अमेरिकन गारंटी का भी पालन नहीं हुआ। फ्रांस की बात करें तो इन सब को लेकर फ्रांस काफी चिंतित था। वहां क्लेमेंसो का पतन हुआ और उग्रवादी पोइनकारे सत्तारूढ़ हुए। पोइनकारे पेरिस संधि का विरोधी था। सत्तारूढ़ होने पर उसका एकमात्र ध्येय ऐसी नीति पर चलना था जिसके फलस्वरूप संधि की शर्तें बेकार हो जाए और उसे खुलकर जर्मनी में बदला लेने का मौका मिले। इटली की बात करें तो हम देखते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन में वो ठगा महसूस किया, क्योंकि जो 1915 के संधि के तहत भूभाग जो वादे के अनुसार उसे मिलना था वो नहीं मिला। ऑरलैंडो बीच में ही स्वदेश लौट गए। रूस की बात करें तो बोल्शेविक सरकार को इग्नोर किया गया, उसे बुलाया ही नहीं गया और रूस इस पूरे पेरिस पीस सेटलमेंट को कैपिटलिस्ट कॉन्स्पिरेसी के रूप में देख रही थी। जापान की बात करें तो जापान का एरिया ऑफ इंटरेस्ट केवल फार ईस्ट तक ही सीमित था। इस तरह हम पाते हैं कि संधियों को बनाने में विजेता राष्ट्र काफी सीरियस रहे, लेकिन इसके कार्यान्वयन में काफी शिथिलता दिखाए। परिणाम स्वरूप विक्टिम राष्ट्र संधि के क्लॉजेज को तोड़ने के लिए सही मौका का तलाश करते नजर आए और अंततः इसे तोड़ा भी गया। अब हम तीसरे पॉइंट के तहत माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स की चर्चा करें। इन संधियों के फलस्वरूप बहुत सारे माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स उभरे, जिसने यूरोपियन पॉलिटिक्स को बुरी तरह प्रभावित किया और जिसकी अंतिम परिणति वर्ल्ड वॉर सेकंड के रूप में देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल चेकोस्लोवाकिया, जहां जर्मन माइनॉरिटीज के हिंसक दबाव के फलस्वरूप वहां की तत्कालीन सरकार को म्यूनिच पैक्ट को स्वीकार करना पड़ा था। उसी तरह पोलैंड में रह रहे जर्मन माइनॉरिटीज पोलैंड के लिए सरदर्द ही साबित हुए। कालांतर में हिटलर इन सारी परिस्थितियों का लाभ उठाने में सफल रहा। इनफैक्ट चेकोस्लोवाकिया के सुडेटलैंड में 3 मिलियन जर्मन रह रहे थे और वर्साई की संधि के तहत पोलैंड में 1 मिलियन जर्मन माइनॉरिटी कम्युनिटी में तब्दील हो गए। अब हम अंतिम पॉइंट जो बाल्कनाइजेशन ऑफ ईस्ट यूरोप से संबंधित है की चर्चा करें। इन संधियों के कारण ईस्ट यूरोप का बाल्कनाइजेशन हो गया। 3 बड़े एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की और जर्मनी के पतन के बाद नए राष्ट्रों का उदय हुआ इन संधियों के तहत। 1919 के पहले यूरोप में केवल 19 राज्य थे, लेकिन 1919 में उनकी संख्या 26 हो गई। इन नए राष्ट्रों की अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं थी, न ही वेल डिफाइंड फ्रंटियर थे। सभी देश चुंगी लगाने लगे। तीव्र आर्थिक राष्ट्रीयता ने चुंगी संबंधी रुकावटें पैदा की। 12,000 मील लंबी नई सीमाएं बन गई। इनकी सुरक्षा का एक विकट प्रश्न उपस्थित हुआ, जिसके फलस्वरूप हथियारबंदी का होड़ चल पड़ी। इन नए बने राष्ट्रों के पश्चिम में शक्तिशाली जर्मनी और पूर्व में शक्तिशाली रूस जैसे राष्ट्र थे। कालांतर में जब ये दोनों राष्ट्र साम्राज्यवादी विस्तार के लिए आमदा हुए तो इन नए राष्ट्रों का इंडिपेंडेंट रहना मुश्किल सा हो गया। परिणाम स्वरूप विश्वव्यापी संकट के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध देखने को मिला। इस तरह से आज के इस व्याख्यान को हमने 4 मेन पॉइंट्स के तहत सीमित रखा है। पहला कि पेरिस शांति सम्मेलन के तहत हुए संधियां आरोपी संधि थी और विक्टिम राष्ट्र का कंसेंट नहीं लिया गया था। ये राष्ट्र नैतिक रूप से इन्हें मानने को बाध्य नहीं थे, ऐसा इन पराजित राष्ट्रों का मानना था। दूसरा कि ये संधियां या इनके क्लॉजेज हार्श इन मेकिंग और वीक इन कीपिंग, मतलब संधि के डिफरेंट क्लॉजेज कठोर बनाए गए लेकिन कार्यान्वयन में काफी शिथिलता थी। तीसरा पॉइंट माइनॉरिटी क्वेश्चंस को लेकर थी और चौथा बाल्कनाइजेशन ऑफ ईस्ट यूरोप को लेकर था। हम आज के इस अंतिम व्याख्यान के तहत जो पहले पूर्व में उठाए गए सवाल हैं उसके आंसर को तलाशने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।